हेलो एवरीवन, कैसे भाई आप सभी। तो बच्चों मैं वीरेंद्र टेलर, मेरे और आपके एक प्यारे से यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद वीरेंद्र टेलर पर आपका स्वागत करता हूं। बच्चों आज की क्लास में, क्योंकि इस एटम में इस परमाणु की दो क्लासेस हो चुकी है, जिसमें हमने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल को और बोर के परमाणु मॉडल को डिटेल से समझा दिया है। अब हमें जो भी बोर के परमाणु मॉडल को आगे हम लेकर चलते हैं और इस बोर के परमाणु मॉडल के अकॉर्डिंग हम इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या, इलेक्ट्रॉन की कक्षीय त्रिज्या, यानी हम सीधा से ये कह सकते हैं कि जो परमाणु के अंदर कक्षाएं अपने पास होती है, ऑर्बिट्स अपने पास होती है, उनकी त्रिज्याएं हम ज्ञात करेंगे। उनमें चक्रण करने वाले, रिवॉल्व करने वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है उनका हम वेग ज्ञात करेंगे। जितनी भी कक्षाएं अपने पास है जिन्हें हम ऊर्जा स्तर कहते हैं, उन सभी की आज हम ऊर्जा ज्ञात करेंगे। और समय रहा तो बच्चों हम इलेक्ट्रॉन जब एक कक्षा से दूसरी कक्षा में संक्रमण करता है तो स्पेक्ट्रम के कारण जो रेखीय स्पेक्ट्रम बनता है, जिससे जो लाइंस रेखाएं बनती है, उनकी तरंगदैर्ध्य का भी फॉर्मूला आज हम ड्राइव कर सके। तो बात करते हैं बच्चों इलेक्ट्रॉन की कक्षीय त्रिज्या की। इसके लिए बच्चों हमें बोर की पहली और दूसरी जो अभिग्रहित है उसको लिखना पड़ेगा। तो बच्चों बोर की पहली अभिग्रहित क्या था? बोर का प्रथम अभिग्रहित, और बोर का प्रथम अभिग्रहित क्या था? mv²। ठीक है, v n का स्क्वायर था, k z²/rn था। यह प्रथम अभिग्रहित था अपने पास में। इसी प्रकार द्वितीय अभिग्रहित क्या है बच्चों? द्वितीय अभिग्रहित बच्चों जिनको नहीं पता, जो ये मेरी पहली क्लास देख रहे हैं, तो बच्चों इससे पहली वाली क्लास आप देखें, इसमें हमने बोर की तीनों अभिग्रहितों को डिटेल से और अच्छे से समझा रखा, पूरा 100% कॉन्सेप्चुअल हमने समझा रखा है। तो द्वितीय अभिग्रहित अपने पास क्या होता है? mv_n/rn इक्वल्स टू होता है बच्चों NH/2π। यहाँ H प्लांक कांस्टेंट होता है, प्लांक नियतांक होता है। ठीक है, इसको समीकरण 2 नहीं देते हैं। यहां से हम क्या करें बच्चों, इस द्वितीय अभिग्रहित से वेलोसिटी, वेग का मान निकालकर आप इसमें रख दीजिए, क्योंकि बच्चों हमें अभी तक वेग भी नहीं पता, तो हम त्रिज्या का फॉर्मूला वेग के पदों में नहीं चाहते हैं, क्योंकि अभी तक हमें इलेक्ट्रॉन के घूमने का, इलेक्ट्रॉन का वेग नहीं पता है। तो हम यहाँ से द्वितीय अभिग्रहित से Vn का मान फाइंड कर रहे हैं। क्या आएगा बच्चों? NH/2πmRn आएगा। ये समीकरण 2 दे देते हैं। इस समीकरण 2 से Vn का मान समीकरण 1 में पुट कर दीजिए आप। समीकरण 2 को बच्चों आप समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए। जैसे रखेंगे तो क्या आएगा? mVn²। और Vn क्या है बच्चों? Vn है NH/2πmRn का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इक्वल क्या आ रहा है अपने पास में? kZe²/rn आ जाएगा। अब हमें यहाँ फॉर्मूला किसका प्रूफ करना है? तो त्रिज्या का फॉर्मूला प्रूफ करना, Rn का। अब इसका होल स्क्वायर ओपन कीजिए तो ये आएगा बच्चों n²h², ये 2 का होल स्क्वायर है, ये 4 आ जाएगा, π²। ठीक है, m²Rn का स्क्वायर, और इक्वल आया बच्चों ये kZe²/Rn के अपने पास इक्वल आ रहा है। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ देखें बच्चों, एक m से एक m ये कैंसिल हो रहा है, और एक Rn से भी एक Rn ये कैंसिल हो रहा है। आपको किसका वैल्यू चाहिए बच्चों? Rn का वैल्यू चाहिए। इस Rn वाले पोर्शन को इधर ले जाइए, इस पोर्शन को इधर लेकर आइए। तो देखो ये पोर्शन इधर आ रहा है, Rn उधर लेकर जा रहा, तो हमें तो Rn चाहिए, तो Rn n, यानी n का मतलब क्या है कि बच्चों अभी हमें यह नहीं पता है कि हम कौन सी कक्षा की त्रिज्या ज्ञात कर रहे हैं। हम इन फॉर्मूलों के अकॉर्डिंग ही पहली कक्षा की, दूसरी कक्षा की, तीसरी कक्षा की, आगे जो भी कक्षाएं होगी उनकी त्रिज्या का आकलन करेंगे। तो Rn बराबर बच्चों अपने पास क्या रहेगा? यहाँ n²h²4π²। एक m तो कैंसिल हो चुका था, m, और ये डिवाइड में आ जाएगा kZe²।
तो ये त्रिज्या का बच्चों अपने पास फॉर्मूला आ चुका है, n स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4π² m के z स्क्वायर। ठीक है, ये e है अपने पास में। आप इसको एक पद में और चेंज करके लिख सकते हैं, k क्या होता है बच्चों, 1/4π एप्सिलॉन नॉट होता है। एप्सिलॉन नॉट बच्चों यह निर्वात की विद्युतशीलता होती है, निर्वात की विद्युतशीलता होती है, जो फर्स्ट फिजिक्स में फर्स्ट चैप्टर से आप पढ़ना इसको स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, ये वैल्यू यहाँ रखकर एक फॉर्मूला और आप बना सकते हैं। तो आर एन बराबर क्या आएगा बच्चों, n स्क्वायर एच स्क्वायर 4π² m के, और बच्चों k का वैल्यू क्या है यार, 1/4π एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और z स्क्वायर, तो बच्चों 4π से एक 4π कैंसिल हो रहा है। ठीक है, ये कैंसिल हो गया, एक पाई यहाँ बचेगा अपने पास में। ये टर्म ऊपर आप सेंड कर दीजिए, कौन सी टर्म बच्चों, एप्सिलॉन नॉट की, तो एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइड ओनली यहाँ पाई रहेगा m z स्क्वायर। तो ये अपने पास बच्चों क्या आ गया, त्रिज्या आ गई। ठीक है, अब ये दो फॉर्मूले आ चुके हैं। अब मान लो कि हाइड्रोजन के लिए ही इलेक्ट्रॉन का एटॉमिक मॉडल हाइड्रोजन जैसे स्पीसीज रखने वाले एक इलेक्ट्रॉन के लिए ही लागू हुआ था बच्चों। ये इसकी कमी भी है जिसको हम आगे पढ़ेंगे भी। तो हम हाइड्रोजन परमाणु के लिए ज्ञात कर रहे हैं त्रिज्या, हाइड्रोजन परमाणु के लिए त्रिज्या हम ज्ञात करेंगे। तो हाइड्रोजन परमाणु के लिए बच्चों जेड कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा अपने पास में। या 1 मिनट, हम हाइड्रोजन के लिए ज्ञात अभी नहीं करते हैं, अभी हम इन कांस्टेंट का वैल्यू रखकर कुछ वैल्यू याद देखते हैं। जैसे यहां से हम कर रहे हैं। ठीक है, आर एन बराबर क्या है बच्चों, n स्क्वायर। एन चेंज हो सकता है, अलग अलग कक्षाओं के लिए n का मान अलग अलग होगा। जैसे k कक्षा के लिए बच्चों n का मान 1 होगा, l के लिए 2 होगा, m के लिए 3 होगा। तो n तो वेरी कर सकता है। एच स्क्वायर फिक्स रहेगा बच्चों, कितना, 6.62 इंटू 10⁻34 इंटू n स्क्वायर। ठीक है, n को बाद में लिख दिया। अभी कांस्टेंट का वैल्यू हम रखते हैं, कांस्टेंट के वैल्यू को फाइंड करते हैं। 4π, पाई का वैल्यू कितना है बच्चों, यहाँ 3.14 का स्क्वायर आ जाएगा। m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 गुणा 10⁻31 आ गया। आपको दिखाई दे रहा है क्या बच्चों ये? ठीक है भाई, है ना। अब यहाँ नीचे लिख देते हैं हम। तो ये m का वैल्यू रख दिया, k का वैल्यू क्या होता है बच्चों, 9 इंटू 10⁻9 होता है। z यहाँ चेंज हो सकता है, सो z एज इट इज रख दिया। ये इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 गुणा 10⁻19 का स्क्वायर आ सकता है। तो देखो बच्चों, यहाँ जो भी आप वैल्यू, इन सभी को जब आप चेंज करके लिखेंगे, देखो n स्क्वायर और z का वैल्यू मैंने नहीं लिखा है, बाकी का जो भी पद होगा उसका वैल्यू जो आएगा बच्चों आएगा 0.529 गुणा 10⁻10 n स्क्वायर बटा z। तो इसको ऐसा भी लिखा जाता है 10⁻10 से बच्चों, याद रखना है बच्चों, ये है ना, कैलकुलेशन करके भी देख सकते हैं आप। तो ये आएगा 0.529 गुणा n स्क्वायर बटा z एंगस्ट्रॉम। ये अपने पास त्रिज्या का मान आएगा। आप अलग अलग परमाणु के लिए अलग अलग परमाणु क्रमांक रखेंगे, उनकी अलग अलग कक्षाओं की त्रिज्या ज्ञात करने के लिए उनकी कक्षाओं के मान आप यहाँ रखकर अलग अलग त्रिज्या भी ज्ञात कर सकते हैं। यानी आप ये देख रहे हैं बच्चों, आर एन जो होता है वो कक्षाओं के वर्गों के तो क्या होता है, समानुपाती होता है। जो भी कक्षाओं के नंबर है उनकी संख्या के वर्गों के तो समानुपाती दिख रहा है। और ये जो आर एन है अपने पास में, वो परमाणु क्रमांक के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो आप ये भी कह सकते हैं इसके अनुसार, अभी हम त्रिज्या ज्ञात करके भी बताएंगे आपको, आप इसके अनुसार क्या कह सकते हैं अपने पास में, आर एन के अनुसार क्या कह सकते हैं। जैसे पहली कक्षा की त्रिज्या बच्चों मान लो, चलो यहाँ तक नोट कर ले, एक बार हम इधर बताते हैं। ठीक है, कर लेंगे नोट इसको साफ करते हुए। तो इस तरीके से बच्चों हम यहाँ त्रिज्या ज्ञात कर रहे हैं, और आगे हम देखते हैं किस तरीके से अब आगे इसको सोल्व करते हैं। ये भी हटा देते हैं भाई। तो देखिए बच्चों, अब यहां हम ज्ञात करते हैं भाई आर एन। जैसे मान लो आपको हाइड्रोजन के लिए ज्ञात करना है, हाइड्रोजन परमाणु के लिए ही आपको कक्षीय त्रिज्या ज्ञात करनी है।
तो हाइड्रोजन के लिए वो जो जेड 1 होगा, ठीक है। जेड का मान तो ये सभी में 1 चलेगा। अब इसमें भी आपको जैसे प्रथम कक्षा का ज्ञात करना है, आपको प्रथम कक्षा की त्रिज्या ज्ञात करनी है। और प्रथम कक्षा कौन होती है बच्चों? के होती है। तो के लिए एन का मान क्या होगा? 1 होगा। 1 होगा तो R1 लिखा जाएगा पहली कक्षा की त्रिज्या। ये आएगा वो जो 0.529 गुणा 1 का स्क्वायर बटा जेड। एंगस्ट्रोम में चल रहा है सारा मान, तो ये आ जाएगा 0.529 एंगस्ट्रोम आ जाएगा। मान लो जो हीलियम के लिए ज्ञात करना हो, हीलियम परमाणु के लिए जेड कितना हो जाएगा? 2। तो अलग अलग परमाणुओं के लिए आप उसका परमाणु क्रमांक रखकर त्रिज्या ज्ञात कर लेंगे। उनकी भी कक्षाओं में त्रिज्या ज्ञात करने के लिए उनकी कक्षाओं का नंबर आप लिख लेंगे। दूसरी कक्षा की त्रिज्या ज्ञात करनी है, हाइड्रोजन की ही ज्ञात कर रहे हैं, तो 0.529। देखो बच्चों क्या आ रहा है? एन स्क्वायर, एन का स्क्वायर 2 का स्क्वायर और बटे में जेड। जेड कितना है? जेड यहाँ 1 है भाई। एंगस्ट्रोम में चल रहा है, तो त्रिज्या आएगी वो जो 0.529 गुणा 4 एंगस्ट्रोम। इसी तरीके से R3 ज्ञात करेंगे तो वो जो 0.529 गुणा 3 का स्क्वायर बटा 1 एंगस्ट्रोम में चल रहा है वैल्यू, तो आएगा 0.529 गुणा 9, ठीक है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि बच्चों जो भी त्रिज्या एक सिंगल परमाणु के लिए अलग अलग कक्षाओं की जो त्रिज्या आ रही है, लगातार जो कक्षाओं की त्रिज्या आ रही है वो देखिए कक्षाओं के वर्गों के अनुपात में आएगी। जैसे मान लो इनका अनुपात यदि हम ज्ञात करें बच्चों, R1 अनुपात, R2 अनुपात, R3, ऐसे ही आगे तक यदि हम अनुपात ज्ञात करें तो पहले का कितना आएगा? 0.529, दूसरे का 0.529 इंटू 4, तो कितना अनुपात हुआ बच्चों? 1:4। इसी तरीके से ये 9, आगे 16 आ जाएगा, 25 आ जाएगा, 36 आ जाएगा, 49 आ जाएगा, ऐसे ही चलता रहेगा। यानी एक परमाणु की कक्षाओं की जो त्रिज्या आती है या जो इनमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं उनकी जो कक्षित त्रिज्याएं अपने पास आती है वो कक्षा यानी n कक्षाओं की संख्या के वर्ग के अनुपात में हमेशा आती है। पहली कक्षा की त्रिज्या 1 आ रही है तो दूसरी कक्षा की त्रिज्या उससे 4 गुना आएगी, तीसरी कक्षा की त्रिज्या उससे 9 गुना आएगी, पहले वाले से 9 गुना, पहली कक्षा से 9 गुना, चौथे वाले की त्रिज्या पहली वाले से 16 गुना आएगी। कक्षाओं की वर्गों की अनुपात में हमेशा प्राप्त होता है, ठीक है। तो बच्चों नोट कर लो, फिर हम वेग का मान ज्ञात करेंगे। अब देखते हैं बच्चों इलेक्ट्रॉन का कक्षीय वेग। कक्षीय वेग के लिए बच्चों हम पहली द्वितीय कोई भी अभिगणित काम ले सकते हैं। हम इजी वाली काम ले रहे हैं जिससे कैलकुलेशन इजी रहे। बोर की द्वितीय परिकल्पना से, बोर की द्वितीय परिकल्पना का यूज हम कर रहे हैं, ठीक है। द्वितीय अभिगणित का क्या होता है बच्चों? MVN, ठीक है, RN बराबर NH/2π होता है। हमें VN का मान ज्ञात करना है यानी वेग ज्ञात करना है, तो यह आएगा बच्चों NH/2π और ये क्या आ जाएगा? MRN आ जाएगा। RN का मान रख दो, त्रिज्या का मान रख देते। त्रिज्या का मान अभी हमने पढ़ा है N²H², ठीक है। आप साइड में लिख कर रखें इसको, पहले मैं लिख रहा हूँ N²H² डिवाइडेड बाय बच्चों 4π² MKZ²। ये वाला त्रिज्या का मान यहाँ रख रहा हूँ, एप्सिलॉन नोट के पदों में नहीं लिख रहा। तो बच्चों VN बराबर क्या आएगा? NH/2π M RN का मान है बच्चों N²H² 4π² MKZ²। ये मान आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखो कैसे ज्ञात करेंगे। NH से बच्चों एक NH कैंसिल हो सकता है, M से M कैंसिल हो सकता है, एक पाई से एक पाई कैंसिल होगा और ये रहेगा आपके पास 2, ठीक है। तो 4π से मतलब 4 से 2 कैंसिल तो 2 रहा, तो VN वेलोसिटी कितना रहेगा? वेग। तो ये यहाँ कौन बचेगा बच्चों? 2 बचेगा, पाई भी रहेगा 2π। तो M कैंसिल हो चुका है, क्या बचेगा? KZ² डिवाइड में कौन आएगा? NH आएगा। हम चाहे तो बच्चों इसका K का मान भी चेंज करके लिख सकते हैं। K का मान क्या होता है? 1/4π
एप्सिलॉन नॉट होता है, तो Vn क्या आएगा 2 पाई। ठीक है, क्या आएगा बच्चों के का मान रखे हुए यहाँ, के का मान क्या आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आएगा। ठीक है, और ये जेड स्क्वायर अपॉन क्या आएगा बच्चों NH आएगा। पाई से पाई कैंसिल हो रहा है भैया, यहाँ पाई से पाई कैंसिल, ये बच्चों 2 रहेगा, 4 से कैंसिल होगा तो यहाँ वेलोसिटी कितना रहेगा, यहाँ रहेगा बच्चों ZE स्क्वायर 2। ठीक है, और ये एप्सिलॉन नॉट और कितना हो गया NH हो गया, तो ये वेग हो गया अपने पास में। हम इसका फॉर्मूला हम इससे वेग निकाल लेते हैं। ठीक है, तो बच्चों Vn, जैसे Vn बराबर क्या लिखा जाए, कांस्टेंट को अलग लिख देते हैं, कांस्टेंट मानों को। कांस्टेंट मान बच्चों यहाँ 2 पाई कांस्टेंट मान होगा, k कांस्टेंट मान होगा, z नहीं होगा, कौन होगा E स्क्वायर बटे में कौन होगा H। कांस्टेंट मानों को साथ लिख दिया, ये H है। ठीक है, और बाहर लिख देते हैं जो कांस्टेंट नहीं होंगे Z/N। तो यह मान रखते हैं 2 पाई, पाई का मान 3.14, के का मान 9 × 10⁻9 होगा। ई स्क्वायर, ई यानी 1.6 × 10⁻−19 का स्क्वायर डिवाइड इसके साथ में बच्चों, इन सभी के साथ में कौन आ रहा है, जेड भी आ रहा है। ठीक है, इनके साथ में अपने पास क्या आ रहा है, जेड भी आ रहा है। अब ठीक है भाई, अच्छा उधर स्पेस काफी रह जाता है, तो चलो ठीक है। एच का मान प्लांक नियतांक 6.62 × 10⁻³ और ये एन आ गया। इन नियतांकों को हल किया जाता है तो बच्चों आता है 2.18 × 10⁻6 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, पूरा लिखते हैं इसको जेड के साथ और एन के साथ में, तो ये Vn आएगा बच्चों 2.18 × 10⁻6 और बाहर कौन बचेगा, Z/N मीटर प्रति सेकेंड में। तो ये बच्चों वेग आता है। हमने नियतांकों का मान रखकर कितना किया है, 2.18 × 10⁻6 Z/N मीटर प्रति सेकेंड। तो यहाँ नोट कर लीजिए, एक बार आप पॉज करें, नोट करें। अब हटा देते हैं भाई इसको। अब देखो हम कैसे अलग अलग परमाणुओं के लिए जो इलेक्ट्रॉन होते हैं कक्षाओं में, उनका वेग का आकलन करते हैं यहाँ। तो देखिए बच्चों, Vn क्या आ रहा है, ये आ रहा है 2.18 × 10⁻6 × Z/N मीटर प्रति सेकंड आ रहा है। ठीक है, तो हम ये देख रहे हैं कि वेग Z के समानुपाती होता है, लेकिन वेग जो है वो n के कक्षाओं की संख्या के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी जैसे जैसे संख्याएं बढ़ेगी परमाणु की, वैसे वैसे अपने पाए इलेक्ट्रॉन जो होंगे परमाणु के कक्षाओं में, उनका वेग भी बढ़ेगा। तो यदि हम बात करें, जैसे मान लो आपको परमाणु के लिए, परमाणु कौन से के लिए, हाइड्रोजन परमाणु के लिए ज्ञात करना है, हाइड्रोजन परमाणु के लिए, तो हाइड्रोजन के लिए जेड कितना होता है, 1 होता है। इसमें जैसे के कक्षा का ज्ञात करना है, के कक्षा में n कितना होगा बच्चों, 1 होगा, तो V1 कितना होगा 2.18 × 10⁻6। ठीक है, Z/N, जेड कितना है 1, n 1 होगा, तो पहली कक्षा का वेग 2.18 × 10⁻6 मीटर प्रति सेकंड होगा। ऐसे ही आप दूसरी कक्षा का, अन्य कक्षाओं का वेग ज्ञात कर सकते हैं, अलग अलग परमाणु का भी ज्ञात कर सकते हैं। आप जेड अलग अलग परमाणु के लिए अलग अलग यूज लीजिए, आंसर आ जाएगा अपने पास में। तो V2 क्या होगा 2.18 × 10⁻6, कौन है बच्चों, जेड का मान 1 है, और ये 2 का भाग आप लगा देंगे, 2 का भाग आप इसमें लगाएंगे तो मीटर प्रति सेकंड में V2 भी अपने पास आ जाएगा। ऐसे ही हम 3 का भाग लगा देंगे V3 आ जाएगा, 4 का भाग लगा देंगे V4 आ जाएगा। तो इस तरीके से अलग अलग जो परमाणु है उसमें भी बच्चों आप जेड का मान चेंज करके, अलग अलग उनकी कक्षाओं के लिए एन का मान चेंज करके उनके इलेक्ट्रॉनों के परिक्रमण का आप वेग का आकलन कर सकते हैं। तो फटाफट से नोट कर लीजिए। अब हम ऊर्जा स्तरों की ऊर्जा पढ़ेंगे बच्चों यहाँ। तो अब देखते हैं बच्चों कि जो भी हम बोर के परमाणु मॉडल में इलेक्ट्रॉनों की कक्षाओं को ऊर्जा स्तर कह रहे थे, उन ऊर्जा स्तरों का ऊर्जा मैंने उस समय बताया भी था हाइड्रोजन के लिए। अब उनका आकलन करके बताते हैं। तो जो कुल ऊर्जा मैं लिख देता हूं TE
टोटल एनर्जी बराबर होगा बच्चों काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग होगा। ये ऊर्जा होगी बच्चों अपने पास में। ठीक है, अब हम गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो पहले हम देखते हैं बच्चों गतिज ऊर्जा क्या होती है। गति ऊर्जा क्या होती है 1/2 mv² होती है। तो हम यहाँ द्वितीय अभिग्रहित का देख लेते हैं, द्वितीय अभिग्रहित देख लेते हैं ना, बोहर की या बोर की द्वितीय अभिग्रहित से, बोर के द्वितीय अभिग्रहित से हम देखते हैं ना। बोर का द्वितीय अभिग्रहित क्या कहता है बच्चों mvn का स्क्वायर। ठीक है, ये तो सॉरी पहली है, पहली से देखते हैं, पहली से देखते हैं भाई है ना, प्रथम अभिग्रहित से, द्वितीय से तो बहुत बड़ा हो जाएगा। प्रथम अभिग्रहित से mv² बराबर क्या पड़ा था बच्चों kZd² पड़ा था। ठीक है, गति ऊर्जा क्या होती है जो 1/2 mv² होती है। चूंकि हमें ये पता है कि गति ऊर्जा क्या होती है 1/2 mv² होती है। ठीक है, मैं भी साफ करूंगा इसको। तो mv² तो आ रहा है बच्चों, 1/2 नहीं आ रहा, तो हम दोनों साइड 1/2 से इसको गुणा कर देते हैं। हम दोनों साइड 1/2 से गुणा कर देते हैं, तो ये गति ऊर्जा आ जाएगी अपने पास में। ये पोर्शन क्या आ गया गतिज ऊर्जा का आ गया। और कितना हो जाएगा गति ऊर्जा kZd²/2rn हो जाएगा। बाद में बच्चों हम इस यहाँ त्रिज्या का मान रखेंगे और भी आगे हल करेंगे त्रिज्या का मान रखकर। स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है बच्चों kQ1Q2/r। ठीक है, आवेशों के मध्य की स्थिति ऊर्जा kQ1Q2/r होगा। अब हम बात करेंगे जैसे ये परमाणु है, ये परमाणु की कक्षा, ये धनावेश है, तो एक आवेश तो किसका होगा बच्चों अपने पास धनावेश का, प्रोटॉन का। दूसरा आवेश किसका होगा इलेक्ट्रॉन का। और पॉजिटिव और नेगेटिव का आवेश यहाँ कितना होगा। दूसरी बात, यह ऋणावेश और धनावेश के कारण आकर्षण बल लगता है, और बच्चों आकर्षण बल के कारण स्थिति ऊर्जा कैसी होती है ऋणात्मक होती है। ये फर्स्ट फिजिक्स में सेकंड चैप्टर में है कि ऋणात्मक यानी आकर्षण, दोनों में आकर्षण बल लगेगा और आकर्षण बल के कारण ऊर्जा कैसी होती है ऋणात्मक होती है। अब यहाँ Q1 तो कौन होगा बच्चों इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, एक तो चलो Q1 अपने नाभिक मान रखा है तो Ze कर दो, क्योंकि टोटल नाभिक आवेश कितना होता है Ze के बराबर होता है। और Q2 यहाँ कितना होगा अपने पास इलेक्ट्रॉन होगा। तो स्थिति ऊर्जा कितनी होगी बच्चों यहाँ माइनस के Q1 कितना है बच्चों Ze है, Q2 कितना E है, और ये बटे में क्या आ जाएगा Rn आ जाएगा। तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी कितना आ रहा है बच्चों, यहाँ आ रहा है -kZd²/Rn आ रहा है। ये समीकरण नंबर कितना आ गया 3 आ गया। हमें यहाँ कुछ बात भी दिखाई दे रही है बच्चों, हमें गतिज ऊर्जा और स्थिति ऊर्जा में एक संबंध भी दिखाई दे रहा है जिससे न्यूमेरिकल भी होने वाला है। हमें क्या संबंध दिखाई दे रहा है कि बच्चों पहले बात तो देखो कौन ज्यादा है, तो ज्यादा कौन है बच्चों स्थितिज ऊर्जा ज्यादा है। किसकी तुलना में गतिज ऊर्जा की तुलना में। कितनी ज्यादा है तो देखो बच्चों ये 1/2 आ रहा है या 1/2 नहीं आ रहा, यानी स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा की बच्चों कितना गुना होती है 2 गुना होती है, क्योंकि गति ऊर्जा स्थिति ऊर्जा की क्या हो रही है आधी हो रही है। तो स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा की कितना गुना है 2 गुना। आकर्षण में या माइनस साइन आ जाएगा, तो ये ध्यान रखेंगे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल अपने पास यहाँ से आता है। अब हमारे टॉपिक पर आ रहे हैं वापस से, तो ये गति ऊर्जा निकाल ली, ये स्थिति ऊर्जा निकाल ली, और आप मान यहाँ पर भी रख सकते हैं। दूसरी बात बच्चों कि आप गति ऊर्जा का 2 गुना भी कर देंगे तब भी ये स्थिति ऊर्जा निकाल सकते हो, लेकिन मैंने आपको फॉर्मूला ड्राइव करके यहाँ बताया है, डायरेक्ट नहीं किया है। ठीक है, और डायरेक्ट इसलिए नहीं किया ताकि हम फॉर्मूला बता के प्रूफ कर दे कि वास्तव में स्थिति ऊर्जा गति ऊर्जा की 2 गुना होती है, और आकर्षण के लिए माइनस भी आ जाएगा। तो यह टोटल एनर्जी कितना आएगा बच्चों गतिज ऊर्जा क्या है बच्चों kZd² बटे में कितना है 2Rn है। स्थिति ऊर्जा माइनस, तो माइनस kZd² बटे में क्या आ जाएगा Rn आ जाएगा। अब ये 1 है और 1 में से आधा जाएगा तो आधा बचेगा, हाफ बचेगा, और 1 का साइन बड़ा है माइनस का बड़ा है, तो ये आ गया माइनस kZd² बटे में क्या आ गया बच्चों 2Rn। तो ये ऊर्जा हो गई। अच्छा, ये माइनस साइन क्या प्रदर्शित करता है यार बच्चों, ये माइनस साइन, जो माइनस साइन है वो ये प्रदर्शित करता है
कि ये इलेक्ट्रॉनों से, इलेक्ट्रॉन जो है वो नाभिक से बाउंड है, इलेक्ट्रॉन नाभिक से बंधे हुए हैं भाई, नाभिक से बंधे हुए हैं, बाउंड है, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है, यह बाउंड इलेक्ट्रॉनों की गति, बाउंड इलेक्ट्रॉनों की टोटल ऊर्जा है। यहां से के का मान भी रख सकते हैं बच्चों, एक फॉर्मूला और बन जाएगा 4πε0 से, तो यहाँ टोटल एनर्जी कितना आ जाएगा, ई भी लिख देता हूं, तो अपने पास चलो टोटल एनर्जी को मैं ई लिख देता हूं, क्या आएगा बच्चों माइनस, ठीक है, के का मान 1/4πε0 आएगा, Zd²/2Rn आएगा, तो ऊर्जा क्या हो जाएगी -Zd² क्या आएगा 8πε0 और Rn आएगा। तो एक त्रिज्या का फॉर्मूला तो ये आ गया। एक अभी तक तो मान निकालना बाकी है बच्चों, अभी तो फॉर्मूला आया जा रहा अपने पास में। अब हम क्या करेंगे, यहाँ या यहाँ पर Rn का त्रिज्या का जो मान है या त्रिज्या का जो फॉर्मूला है वो रखेंगे बच्चों। वो रखने के बाद में हम पहली कक्षा में, दूसरी कक्षा में, जितनी भी कक्षा है, अलग अलग परमाणु की भी कक्षाओं में हम ऊर्जा का आकलन करेंगे। तो ठीक है, ये नोट करो फटाफट, इसको आगे बढ़ाते हैं हम आगे। हो गया नोट। तो देखते हैं बच्चों त्रिज्या का मान यहां रखने पर ऊर्जा क्या आती है। तो Rn क्या है बच्चों, त्रिज्या मैंने बताया था n² h² 4π² mkZd², ये त्रिज्या होती है। तो ऊर्जा क्या आएगा -kZd² 2Rn। Rn का मान रख देते बच्चों, क्या आ रहा है n² h² 4π² mkZd², ठीक है। अब यदि हम बात करें तो कुछ कैंसिल आउट हो रहा है अभी भी, और क्या कैंसिल हो रहा है तो हम देखेंगे केवल और केवल यहाँ से 2 कैंसिल, मतलब 4 और 2 में कैंसिल होकर 4 यहाँ से 2 बच जाएगा अपने पास में। हल करते हैं तो ये कितना आएगा माइनस, देखो ये ऊपर चला जाएगा 2π² आ जाएगा, ठीक है। ये क्या है बच्चों m है, सिंगल m है, k डबल टाइम आ जाएगा तो k² बन जाएगा, z और z डबल टाइम आ जाएगा, z² बन जाएगा, e² है, अगेन e² है, तो बच्चों e की पावर 4 बन जाएगा। यहाँ डिवाइड में कौन बचेगा बच्चों, n² और h² बचेगा, ये रहेगा n² और। अब बच्चों कांस्टेंट वाली टर्म को हम एक जगह कर रहे हैं यहाँ पर। कांस्टेंट वाली टर्म क्या क्या है देखो, 2π² कांस्टेंट, m कांस्टेंट रहेगा बच्चों, k² कांस्टेंट रहेगा, लेकिन z² कांस्टेंट नहीं रहेगा, e की पावर 4। तो यहाँ ऊपर वाली टर्म है तो बच्चों कौन कांस्टेंट है वो ले लिया हमने बाहर, जो कांस्टेंट नहीं है वो कौन है बच्चों z² को बाहर ले लेते हैं। यहाँ क्या रहेगा h² कांस्टेंट है, कौन कांस्टेंट नहीं है बच्चों n² नहीं है, बाहर ले लिया, आप इसके साइड में लिख दिया, ठीक है, वैल्यू रखे आप। तो ये आएगा -2π, पाई का मीन 3.14 का स्क्वायर, m का मीन 9.1 × 10⁻³ है, k का मतलब क्या होता है बच्चों 9 × 10⁹ का स्क्वायर हो जाएगा, e 1 पॉइंट चार्ज हो गया इलेक्ट्रॉन का, इसकी घात 4 हो गई, ठीक है, इंटू z² बटे में क्या आ रहा है बच्चों h, और h का मतलब 6.62 × 10⁻34 का स्क्वायर हो जाएगा, गुणा n²। अब ये देखेंगे बच्चों सारे मान जो हमने कांस्टेंट के रखे वो MKS पद्धति में रखे, और MKS पद्धति में रखे तो हमारे पास जो ऊर्जा आएगी वो MKS पद्धति अर्थात जूल में प्राप्त होगी। तो E बराबर क्या रहेगा, इस पूरे को जब हल किया गया कांस्टेंट वाले मानों को तो ये आता है बच्चों -2.179 × 10⁻18 और इंटू z² बटा n², ये जूल में आता है अपने पास में। ये मान आपको याद रखना पड़ेगा, ये जूल में इसका मान आ जाता है। अब हमें बच्चों ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए, और हमें ये पता है, या साइड में बता देता हूँ कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 × 10⁻19 जूल। तो 1 जूल बराबर 1
इलेक्ट्रॉन वोल्ट बटे क्या आ जाएगा 1.6 गुणा 10 की घात -19। यानी जूल को तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करेंगे तो भाग लगा देंगे इलेक्ट्रॉन क्या हुआ इसका, तो आप इसको चेंज करिए भाई, -2.179 गुणा 10 की घात -18 गुणा Z² बटा n² जूल, और भाग लगा रहे हम इसको 1.6 गुणा 10 की घात -19, तो अभी जूल नहीं रहेगा, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। इसको हल किया जाता है तो बच्चों ये आता है -13.6 गुणा Z² बटा n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये अपने पास में ये Z² है, ठीक है, ये Z² है। तो ये अपने पास में जो एनर्जी है, पूरा मैथमेटिकल है बच्चों आज तो ये जो एनर्जी है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितनी होती है, -13.6 गुणा Z² बटा n² होती है। किसके अंदर है बच्चों, ये अपने पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अपने पास है। अब हम क्या करते हैं, अब हम कक्षाओं में निकालते हैं। जैसे हाइड्रोजन परमाणु की कक्षाओं में मैंने बोर के द्वितीय प्रथम अभिग्रहित में समझाया भी था। अब जैसे हम निकाल कर बताते हैं प्रथम अभिग्रहित द्वितीय अभिग्रहित में कैसे हम इनका ज्ञात कर सकते हैं भाई। जैसे बात करें कि हमें ऊर्जा क्या प्राप्त हुई बच्चों, ऊर्जा प्राप्त हुई 13.6 गुणा Z² बटा n², ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक है। अब आपको हाइड्रोजन परमाणु के लिए ही चाहिए, मान लो हाइड्रोजन परमाणु के लिए चाहिए, तो हाइड्रोजन परमाणु का जो परमाणु क्रमांक Z तो 1 हो जाएगा। अब इसमें k कक्षा की ज्ञात करें, जैसे n बराबर 1 होगा k कक्षा में, तो E1 कितना आएगा -13.6 Z² यानी 1 का स्क्वायर बटा n² 1 का स्क्वायर। तो पहली कक्षा की देखो ऊर्जा बच्चों प्रथम अभिग्रहित में यही बताई थी। ऐसे ही दूसरी कक्षा की ऊर्जा के लिए Z तो बच्चों 1 हो जाएगा, किसका भाग लग जाएगा 2 का स्क्वायर का, यानी 4 का भाग लग जाएगा। -13.6 में 2 के स्क्वायर का भाग लगेगा, 4 का भाग लगेगा, तो ये आएगा बच्चों -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप अलग अलग परमाणु का भी तो ज्ञात कर सकते हैं ना, क्योंकि अलग अलग परमाणु का परमाणु क्रमांक अलग अलग होता है। तो न्यूमेरिकल यदि आपके पास आ जाता है, किसी अदर परमाणु के लिए आपसे पूछा जाता है, तो आप उसमें का परमाणु क्रमांक रख दीजिए। जिस कक्षा के बारे में आपसे ऊर्जा पूछा जा रहा है उस कक्षा की संख्या का मान भी आप रख देंगे, तो आपको उस कक्षा का ऊर्जा स्तर का ऊर्जा भी प्राप्त हो जाएगा, यानी इलेक्ट्रॉन की आपको ऊर्जा प्राप्त हो जाएगी। E3 तीसरी कक्षा में चाहिए बच्चों, तो -13.6 में आप 3 का स्क्वायर 9 का भाग लगाएंगे, -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। ऐसे बच्चों चौथी कक्षा का मान चाहिए, ये कम से कम 5 कक्षाओं के तो हाइड्रोजन की याद भी कर लीजिए आप, बहुत काम आती है। 16 का डिवाइड करते हैं तो बच्चों -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आता है। पांचवी कक्षा की बात करें तो -13.6, 25 का भाग लगेगा तो 0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा, ठीक है, ऐसे ही चलता रहेगा। अंतिम कक्षा की ज्ञात करनी हो मान लो, तो बच्चों अंतिम कक्षा कौन सी होगी, अनंत होगी। अंतिम कक्षा की यदि ज्ञात करनी है हमें ऊर्जा, तो अंतिम कक्षा क्या होगी अपने पास, अनंत होगी। अंतिम कक्षा अनंत होगी, तो अंतिम कक्षा अनंत का ज्ञात करना है तो -13.6 1 का स्क्वायर, ठीक है, Z n यानी अनंत, और वैसे किसी में भी अनंत का भाग लगता है तो कितना आता है 0। तो अंतिम कक्षा की ऊर्जा कितनी होती है, 0 होती है। यानी हम ये देख पा रहे हैं कि जो ऊर्जा है बच्चों वो Z² के तो समानुपाती होती है, ठीक है, और ऊर्जा जो होती है वो n² के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। बाकी सारे तो मान कांस्टेंट है, -13.6 अपने पास सभी कांस्टेंट मानों का मान इलेक्ट्रॉन वोल्ट में प्राप्त होता है, ठीक है। तो आप इसको भी नोट कर लीजिए। तरंगदैर्ध्य भी पढ़ा देता हूं बच्चों में आपको। तो नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम से उत्सर्जित विकिरणों की तरंगदैर्ध्य। कि बच्चों जब इलेक्ट्रॉन एक कक्षा से दूसरी कक्षा में संक्रमण करता है तो वह स्पेक्ट्रम बनता है। स्पेक्ट्रम को बच्चों हम नेक्स्ट क्लास में आपको डिटेल से पूरा समझा देंगे। तो जब इलेक्ट्रॉन एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जाता है तो फोटोन के रूप में ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण करता है, तो तरंगदैर्ध्य का भी अपने पास में निष्कासन या अवशोषण होगा। तो वो तरंगदैर्ध्य हमें ज्ञात करनी है। तरंगदैर्ध्य के लिए बच्चों अब तरतीब परिकल्पना का यहाँ यूज कर रहे हैं।
बोर की तृतीय अभिग्रहित का हम यहाँ यूज कर रहे हैं। तृतीय अभिग्रहित से तृतीय अभिग्रहित क्या कहता है? E बराबर En2 माइनस En1। En2 बच्चों उच्च कक्षा की ऊर्जा। जिन बच्चों ने जो बच्चे ये मेरी पहली क्लास ले रहे हैं, इससे पहली वाली क्लास से देखे बच्चों, बोर के परमाणु मॉडल की डिटेल से हमने समझा रखा है। En2 जो होता है, क्या होता है बच्चों? ये अपने पास में उच्च कक्षा की ऊर्जा है। En1 बच्चों निम्न कक्षा की ऊर्जा है। E बच्चों फोटोन की ऊर्जा होती है। E फोटोन की ऊर्जा होती है। ठीक है, अब ऊर्जा का फॉर्मूला हमने पढ़ा। देखो फोटोन की ऊर्जा तो बच्चों क्या हो सकती है? एच न्यू, और एच न्यू यानी फ्रीक्वेंसी आवृत्ति c बटा लेमडा भी होता है। ई ऊर्जा क्या होती है? ऊर्जा होती है बच्चों, मैंने बताया है अभी, माइनस के जेडी स्क्वायर बटा 2Rn। त्रिज्या के पदों में लिख रहा हूं अभी हमें, ठीक है, बाद में हम वापस से चेंज कर लेंगे। त्रिज्या के पदों माइनस के जेडी स्क्वायर बटा 2Rn। इसी तरीके से आपको यदि मान लो, चलो यह हम बात कर लेते हैं, ये En2 ज्ञात करना है, तो En2 देखो k कांस्टेंट है बच्चों, z कांस्टेंट, E कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट, तो ये Rn2 के लिए आ जाएगा। दूसरी कक्षा के लिए त्रिज्या आ जाएगी, यानी उच्च कक्षा के लिए। अब इसका मतलब दूसरी का मतलब उच्च कक्षा समझे, यहाँ समीकरण 2 दे देते हैं। ठीक है, En1 कितना आ जाएगा बच्चों? En1 आएगा माइनस, यानी निम्न कक्षा की ऊर्जा, ये आ जाएगा 2Rn का फर्स्ट आ गया। ठीक है, ये मान आप 2 3 से 1 में पुट कर दीजिए भाई। तो ई का मान भी रखो बच्चों, क्या है? Ac बटा लेमडा होता है। En2 उच्च कक्षा की ऊर्जा बच्चों माइनस के जेडी स्क्वायर बटे में क्या आएगा? 2Rn2। अभी Rn का मान रखेंगे माइनस, ठीक है, ये बच्चों ये भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्या होगा? के जेडी स्क्वायर 2Rn, और ये बन आ गया। ठीक है, तो Ac अपॉन लेमडा, हमें तो लेमडा का मान ज्ञात करना है, तरंग दैर्ध्य का। यहां से जो कॉमन आ रहा, कॉमन ले लो पहले आप। तो जो यहां से देखो के जेडी स्क्वायर बटा 2 कॉमन आ रहा है, के जेडी स्क्वायर बटा 2, ये माइनस है, माइनस वालों को पहले नहीं बाद में लिख देते हैं, इसको पहले लिख देते हैं, 1 बटा Rn1 माइनस 1 बटा Rn2। अब r त्रिज्या का मान यहाँ रखना है। त्रिज्या का होती है बच्चों Rn बराबर n स्क्वायर h स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर m के जेडी स्क्वायर होती है। ठीक है, यहां तक आप एक बार नोट कर लीजिए भाई, यहां तक क्लियर है अपने पास में। अब हम देखते हैं, या इधर देखते हैं, ठीक है, किस तरीके से हम तरंग दैर्ध्य ज्ञात करेंगे बच्चों। यहां देखिए भाई बच्चों, अब यहाँ Rn1 का मतलब क्या होगा? मैं लिख रहा हूं यहाँ Ac अपॉन लेमडा बराबर के जेडी स्क्वायर बटा 2, 1 बटा Rn1 का मतलब क्या हो गया बच्चों? यहाँ n की जगह n1 कर देंगे हम, निम्न कक्षा n1 स्क्वायर h स्क्वायर, ठीक है, 1 अपॉन में 1 अपॉन Rn1 यानी n1 स्क्वायर h स्क्वायर, क्योंकि बच्चों ये h स्क्वायर तो कांस्टेंट है, ये क्या आएगा? 4 पाई स्क्वायर m के जेडी स्क्वायर। यानी हमने क्या किया, निम्न कक्षा की ऊर्जा निकालनी है तो निम्न कक्षा की ऊर्जा के लिए n1 कर दो, निम्न कक्षा के लिए होगी संख्या, और उच्च कक्षा की ऊर्जा निकालनी हो तो यहां हम n2 कर देंगे, बाकी सारा ऐसा कैसे रहेगा। तो देखिए अब इसको भी सोल्व कर दीजिए, इसको भी आगे भी सोल्व कर देते हैं हम। क्या है बच्चों अपने पास में? -1 अपॉन क्या आएगा? Rn2 है, Rn2 यानी n2 का स्क्वायर h स्क्वायर, ये 4 पाई स्क्वायर m के जेड स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब इसका कोई काम नहीं है भाई। देखो अब देख लो त्रिज्या का फॉर्मूला कितना यूज आ रहा है, याद करें तो देखो हमें तो क्या चाहिए बच्चों? लेमडा चाहिए, तो ये 1 अपॉन लेमडा ये आ जाएगा बच्चों के ई स्क्वायर, ये कॉन्स्टेंट जेड को बाहर लिख रहा हूं मैं यहाँ,
और बटे में क्या आएगा बच्चों, एच इधर पहुंचेगा तो 2HC हो गया। यहाँ देखिए आप, ये पोर्शन ऊपर पहुंचेगा 4 पाई स्क्वायर एम के जेड स्क्वायर बटा N1 स्क्वायर H स्क्वायर, वो सारा पोर्शन कॉमन आने वाला है 4 पाई स्क्वायर एम के जेड स्क्वायर बटा N2 स्क्वायर और H स्क्वायर आ सकता है भाई। इसको ऊपर पहुंचा दिया दोनों का। अब देखो कॉमन आ गया, ऊपर वाला सारा पोर्शन कॉमन, नीचे से H स्क्वायर कॉमन आ रहा है। लेकिन लिखने का तरीका देखना बच्चों, जेड वाली टर्म को अलग ही लिखूंगा मैं, तो के स्क्वायर। अब देखो ये बाहर कॉमन आएगा तो एक जेड बाहर ऑलरेडी पहले से, एक जेड और कॉमन आ रहा है तो जेड स्क्वायर बन जाएगा। तो इसको ऐसे लिख रहा हूं मैं 4, अच्छे से देखना, 4 बाहर आ गया, पाई स्क्वायर बाहर आ गया, एम बाहर आ गया, एक के बाहर आएगा, एक के पहले से तो बच्चों के स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, फिर आगे देखिए के बाहर आ गए, जेड, जेड इंटू जेड, जेड स्क्वायर, इसको मैं बाद में लिखूंगा, ई स्क्वायर, ई स्क्वायर तो ई की घात 4 बन जाएगा, ये जेड स्क्वायर बच गया। और ठीक है, पूरा आ गया अपने पास में। देखो वापस से देखो 4 पाई स्क्वायर, 4 पाई स्क्वायर एम एम, के इंटू के स्क्वायर, ई स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर, ई की घात 4 आ गया अपने पास में, और जेड इंटू जेड, जेड स्क्वायर यहाँ लिख दिया। डिवाइड में देखो 2, डिवाइड में एच स्क्वायर भी कॉमन आ रहा है, बाहर आएगा तो एच क्यूब आ जाएगा बच्चों, और 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर बच जाएगा। इसको देखो लिख रहा हूं बच्चों में, क्या इसको लिख रहा हूं, ये पूरा कांस्टेंट आपके पास, आप देख सकते हो पूरा वैल्यू कांस्टेंट है। इस कांस्टेंट को बच्चों R से लिख रहा हूं मैं, यहाँ किससे लिख रहा हूं मैं, R से यहाँ लिख रहा हूं, और इस R का मान निकाल लेता हूं और बताते हैं इस R को हम क्या कहते हैं। इस R को हम बताते हैं बच्चों क्या कहते हैं। ये R जो होता है, क्या मान आया बच्चों इस R का, इस पूरे का मान आया 4 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर ई की घात 4 और बटे में 2h क्यूब c। इसे रिडबर्ग नियतांक कहते हैं बच्चों, इसे हम क्या बोलते हैं, रिडबर्ग नियतांक कहते हैं। अब इस रिडबर्ग नियतांक का मान हम ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो रिडबर्ग नियतांक का मान ज्ञात हमें करना है, तो देखो बच्चों 4 पाई यानी 3.14 का स्क्वायर, एम का मान जो होगा बच्चों आपके पास में, अच्छा रख देंगे भाई, आप मान सारा रख देंगे, मैं सीधा मान बता देता हूँ। ठीक है, एम का मान इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होगा, चलो रख देता हूँ। के का मान 9 × 10⁹ का स्क्वायर, ई यानी बच्चों 1.6 × 10⁻⁻19 का स्क्वायर, डिवाइड 2h क्यूब, h कितना 6.62 × 10⁻34 का क्यूब, c यानी बच्चों 3 × 10⁸। इसको जब हल किया जाता है तो बच्चों r का मान जो आता है वो आता है 1.097 × 10⁻7 प्रति मीटर, ये मान आता है बच्चों। अब हमें, ठीक है, अब हम देखते हैं इसको भी आगे सोल्व करते हैं। नोट करना है, नोट कर लो, पॉज किया करो, नोट किया करो। ठीक है, लेकिन बच्चों हमें R से ज्यादा 1/R का मान ज्यादा काम आता है, हमें R से ज्यादा 1/R का मान ज्यादा काम आता है। R का मान तो निकल गया, आप इनके सभी के मात्रक लिखकर भी देख लेना, इसका मात्रक प्रति मीटर ही आएगा। तो 1/R का मान ज्ञात करना होता है, तो क्योंकि ज्यादातर जब भी हम आगे श्रेणियां पढ़ेंगे, स्पेक्ट्रम की श्रेणियां पढ़ेंगे, उनमें तरंगदैर्ध्य हम जब लाइनों का निकालेंगे बच्चों, तो हमें ज्यादातर जो मान होगा वो R का नहीं काम आएगा, 1/R का मान काम में आएगा, और वो भी हम अंगस्ट्रोम में निकाल रहे हैं, क्योंकि तरंगदैर्ध्य हम अंगस्ट्रोम में निकालेंगे तो हम 1/R का मान भी अंगस्ट्रोम में ही ज्ञात कर लेते हैं। तो ये आएगा 1/R यानी 1/1.097 × 10⁻7 प्रति मीटर, मीटर ऊपर चला जाएगा। इसको हल करने पर अंगस्ट्रोम में मान आता है लगभग 913 अंगस्ट्रोम। अब ये बच्चों याद रखना आपको, 1/R बराबर क्या आएगा, 913 अंगस्ट्रोम आएगा। इसी प्रकार 1/ जो लैम्डा होता है बच्चों, उसको न्यू बार जिसको कहते हैं तरंग संख्या भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, तरंग संख्या कहते हैं। तो ये 1/λ यानी न्यू बार बराबर क्या लिखा जा सकता, R। ठीक है, R का मान
ये रहा, 1/r का मान ये रहा, और जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर आ सकता है। क्लियर है बच्चों अपने पास? तो हम तरंग संख्या भी निकाल सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि बच्चों तरंगदैर्ध्य की रेंज क्या क्या होती है। जैसे मान लो कि आपने स्पेक्ट्रम में जो रेखीय स्पेक्ट्रम हम पढ़ेंगे उसके अंदर हमने तरंगदैर्ध्य निकाली और वो तरंगदैर्ध्य 0 से 3800 एंगस्ट्रॉम तक आ रही है, 0 से 3800 तक। तो बच्चों वो कौन से क्षेत्र में पाया जाएगा? वो पराबैंगनी क्षेत्र में पाया जाएगा। पराबैंगनी की तरंगदैर्ध्य मानी जाती है 0 से 3800 एंगस्ट्रॉम तक। और यदि बच्चों 3800 से 7800 एंगस्ट्रॉम 7800 एंगस्ट्रॉम तक आएगी तो अपने पास वो दर्शनीय तरंगे होगी, विजिबल होगी। और 7800 एंगस्ट्रॉम से ऊपर यदि अपने पास आएगी तो बच्चों वो अवरक्त तरंगे होगी, इंफ्रारेड। क्योंकि हमें क्या किया जाता है, जो भी हम हाइड्रोजन की स्पेक्ट्रम श्रेणियां पढ़ेंगे हमें ये भी पूछा जाता है कि वो कौन से क्षेत्र में पड़ती है। क्षेत्र का मतलब पराबैंगनी है, दर्शनीय या अवरक्त। क्योंकि पराबैंगनी से तीनों की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इन तीनों ही हम पढ़ते हैं, यानी इन तीनों का ही डिस्कशन अपने पास होता है। जो भी स्पेक्ट्रम में श्रेणी आती है वो तीनों के अंदर ही पड़ती है, तीनों क्षेत्र में आती है। केवल किस किस में? पराबैंगनी में, दर्शनीय में, अवरक्त में आती है। ठीक है, तो नोट कर लीजिए एक बार आप। अब बच्चों में एक बार आपको एक चीज और बता देता हूँ कि जो इलेक्ट्रॉन चक्कर करता है, इलेक्ट्रॉन जब नाभिक में चारों चक्कर लगाता है, नाभिक के चारों चक्कर कक्षाओं में लगाता है, तो उसका आवर्ती कितना होता है? आवर्ती के साथ में हम क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पर समय भी निकाल लेते हैं। ठीक है, एक पूरा चक्कर लगाने का समय भी हम ज्ञात कर लेते हैं। छोटे से फॉर्मूले, लेकिन न्यूमेरिकल में हमें बहुत हेल्प करेंगे। ठीक है, क्योंकि आवर्ती आ गए तो हम समय इजीली भी ज्ञात कर सकते हैं, या समय आ गया तो हम आवर्ती ज्ञात कर सकते हैं। देखिए भैया, यहां हम देखते हैं आवर्ती और समय देखते हैं। जो आवर्ती क्या होती है? आवर्ती होती है बच्चों, एन मान लेते हैं। आवर्ती को चलो एफ से लिख लेते हैं, या एन तो कंफ्यूजन हो जाएगा, 1/t। आवर्ती 1/t समय होती है। समय तो हमें पता ही नहीं है, तो बच्चों समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल भी होता है, दूरी बटा चाल। अब जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाएगा तो वर्ताकार पथ में चक्कर लगाएगा, और वर्ताकार पथ में चक्कर लगाएगा, एक पूरा चक्कर लगाएगा, तो बच्चों दूरी उसकी परिधि के बराबर होगी। Rn हमें नहीं पता ना कौन सी कक्षा में चक्कर लगाते, तो nवीं कक्षा की त्रिज्या बटा चाल nवीं कक्षा का क्या आ गया अपने पास? चाल आ गया। ये मान आप यहां रख दीजिए, तो आवर्ती क्या आएगी बच्चों? 1/t। टी का मतलब 2πRn/Vn। ठीक है, Vn फ्रीक्वेंसी आपको ज्ञात करनी है, तो Vn को ऊपर ले जाइए और ये क्या आ जाएगा? 2πRn। अब आप ज्ञात कर सकते हैं। अब समय ज्ञात करना हो तो आवर्ती का उल्टा कर दीजिए, मतलब 2πRn बटा क्या आ जाएगा? Vn। देखो हमने यह बता दिया इस चीज को। आपको मालूम प्रथम कक्षा में ज्ञात करना है, हाइड्रोजन की प्रथम कक्षा की ज्ञात करनी है, प्रथम कक्षा का समय ज्ञात करना है या आवर्ती ज्ञात करना है। किसके लिए? हाइड्रोजन के लिए। तो जो प्रथम कक्षा के लिए Vn, ये किताब में बच्चों आपके एनसीईआरटी में एग्जाम्पल नंबर 8.4 है, और पीछे एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी दिए हुए जिसमें आपको समय भी पूछा गया है। तो F यानी Vn, पहली कक्षा का वेग कितना पढ़ा था? 2.18 गुना 10⁶। ठीक है, अब मान लो आपको जो दूसरी कक्षा में पूछ लिया आवर्ती, तो बच्चों दूसरी कक्षा का वेग निकालने में मैंने सिखाया है आपको। आप दूसरी कक्षा का वेग निकाल कर यहाँ रख सकते हैं। 2πRn, तो त्रिज्या में पहली कक्षा की सिखाई है आपको, 0.529 एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10। इसको जब हल करते हैं पहली कक्षा का, तो इसका जो मान आता है बच्चों आता है 6.56 गुना 10⁻15 हट जाता है, लगभग ये मान आता है। अब समय निकालना चाहिए, इसका उल्टा कर दीजिए या इसके अंदर मान रख दीजिए, आपके पास समय भी आ सकता है, आवर्तकाल आ सकता है, यानी इलेक्ट्रॉन के परिक्रमण का समय भी आ सकता है। ऐसे तीसरी कक्षा, चौथी कक्षा या अलग अलग परमाणु की पूछे तो भी आप ज्ञात कर सकते हैं। आप चाहे कि सर हमें तो फॉर्मूला ही चाहिए आवर्ती का, तो बच्चों Vn का फॉर्मूला मैंने बताया,
Rn का फॉर्मूला मैंने बताया है, दोनों का मान रख दीजिए। आप आवर्ती का और समय का फॉर्मूला भी ज्ञात कर सकते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे स्पेक्ट्रम को, और नेक्स्ट क्लास में हम कोशिश करेंगे पूरा चैप्टर खत्म कर दे। बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन और आने वाला है जिससे रिलेटेड एग्जाम में 100% क्वेश्चन आता है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आता है। तो नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम 100% पूरे स्पेक्ट्रम को पढ़ेंगे। हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को पढ़ेंगे, उनके श्रेणियों को पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन कौन सी कक्षा से कौन सी कक्षा में जाएगा, तब कैसा संक्रमण वहां पर बनेगा, किस तरीके की श्रेणियां वहां पर बनेगी। हम इसके साथ ही कुछ छोटी छोटी टेक्निकल टर्म्स भी हम वहां पर पढ़ने वाले हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स का बेसिक भी हम आपको बताने वाले। तो नेक्स्ट क्लास ही बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर देखिए। ठीक है बच्चों, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।